हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ बचे हुए इंटरनेशनल ट्रेड के इम्पोर्टेंट सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड में पहले भी क्वेश्चन आए हुए यूजीसी नेट के लिए। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रेविस का प्राप्यता सिद्धांत, यानी क्रेविस थ्योरी ऑफ अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्राप्यता सिद्धांत किसने दिया? क्रेविस ने। और कब दिया? 1956 में। यहाँ से क्रोनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सबसे पहले हमें इसी को याद रखना है कि प्राप्यता सिद्धांत किसने दिया? क्रेविस ने। और कब दिया? 1956 में। अब देखिए, क्रेविस ने क्लासिकल सिद्धांत की इस मान्यता पर कि व्यापार करने वाले देशों में समान प्रौद्योगिकी होती है पर आपत्ति उठाई। यानी क्लासिकल सिद्धांत की क्या मान्यता थी कि जो व्यापार करते हैं ए और बी देश, इन दोनों देशों में क्या होती है? समान प्रौद्योगिकी। यानी अक्ष वस्तु है तो अक्ष वस्तु की प्रौद्योगिकी दोनों देशों में क्या होगी? समान। और वाई वस्तु की प्रौद्योगिकी भी दोनों देशों में समान होगी। लेकिन अक्ष की प्रौद्योगिकी वाई से क्या होगी? अलग। लेकिन अक्ष की प्रौद्योगिकी जो भी ए देश में होगी वही बी देश में भी रहेगी। तो यानी व्यापार करने वाले देशों की प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्या होती है? समान होती है। तो इस मान्यता की क्या हुई? आलोचना हुई क्रेविस द्वारा। अब देखिए, क्रेविस के अनुसार एक देश वे वस्तु उत्पादित व निर्यात करता है जो इसे प्राप्य या उपलब्ध होती है। यानी उन वस्तुओं का निर्यात करता है जो घरेलू मांग से अधिक उत्पादित की जाती है, और उनका आयात किया जाता है जो देश में नहीं पाई जाती है। यानी जैसे ये ए देश है और यह बी देश। तो ए देश क्या है? अक्ष वस्तु का उत्पादन करता है, और ए देश में वाई वस्तु क्या है? नहीं पाई जाती है। ए देश में वाई वस्तु बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। वाई वस्तु का उत्पादन कौन करता है? बी देश। तो देखिए, ए देश अक्ष का उत्पादन करता है। तो देखिए, ए देश अक्ष का इतना उत्पादन करता है जबकि इसकी घरेलू मांग केवल इतनी है। तो इतना अतिरिक्त उत्पादन कर रहा है, तो जो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है वह निर्यात करेगा। और वाई वस्तु इसमें नहीं पाई जाती है तो इसका क्या करेगा? आयात करेगा। यानी जो वस्तु घरेलू मांग से अधिक पाई जाती है उसका क्या करेगा? निर्यात। और जो उस देश में नहीं पाई जाती है उसका आयात करेगा। तो ये है क्रेविस का प्राप्यता सिद्धांत। और ये चार तत्व, जो प्राप्यता को चार तत्व प्रभावित करते हैं, कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी परिवर्तन, वस्तु विभेदीकरण, सरकारी नीति। ये चारों तत्व प्राप्यता को प्रभावित करते हैं। तो इन चारों को भी याद कर लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आंतर उद्योग मांग यानी इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। क्या है? इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। इसको हम एक होता है अंतर उद्योग व्यापार, अंतर उद्योग, और एक होता है आंतर उद्योग व्यापार। तो देखिए, अंतर उद्योग व्यापार, इसमें क्या होता है? जैसे ए देश क्या करेगा? अक्ष वस्तु को निर्यात करेगा, और बी देश वाई वस्तु को निर्यात करेगा। यानी दोनों क्या करेंगे? अलग अलग वस्तु। यानी अक्ष वस्तु और वाई वस्तु क्या अलग अलग हो गई, यानी ये क्या हो गई? अलग अलग उद्योग। तो ये क्या है? अंतर उद्योग व्यापार। जैसे यहाँ पर अक्ष वस्तु है कपड़ा, तो ये कपड़ा उद्योग वाली वस्तु है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं गेहूँ या घड़ी, यहाँ पर मतलब अलग वस्तु है। यानी दोनों वस्तुएं क्या है? अलग अलग। यानी अलग अलग वस्तुएं हैं, यानी क्या है? अलग अलग उद्योग है। यानी यहाँ पर क्या है? अंतर उद्योग व्यापार। और आंतर उद्योग व्यापार में क्या होता है? जैसे ए देश है, ए देश अपने देश में उत्पादित अक्ष का निर्यात करेगा, और बी देश अपने देश में उत्पादित अक्ष का निर्यात करेगा। तो ये है आंतर उद्योग व्यापार। जैसे देखिए, यहाँ पर है भारत और यहाँ पर है जर्मनी। तो भारत में उत्पादित कारों का क्या करेगा? निर्यात करेगा। और जर्मनी अपने देश में उत्पादित कारों का निर्यात करेगा। अब देखिए, भारत में उत्पादित कारें जर्मनी में उत्पादित कारों में क्या है? इन दोनों देशों की कारों में अंतर है, लेकिन दोनों क्या है? एक ही उद्योग है। दोनों क्या? कारों का ही व्यापार कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं आंतर उद्योग व्यापार। इसमें क्या है? विभेदीकृत वस्तुएं होती है। यानी यहाँ पर जो कारें हैं और यहाँ की कारें क्या है? इनमें क्या है? अंतर है। लेकिन क्या है? उद्योग तो एक ही है, कार उद्योग है।
तो देखिए इसमें एक उद्योग में विभेदीकृत वस्तुओं में व्यापार है जो समान होती है, यानी समान वस्तु है, कार है, लेकिन क्या है विभेदीकृत है, परंतु समरूप नहीं होती, यानी समरूप नहीं है ये। एग्जाम्पल जर्मन कारों का भारतीय कारों से व्यापार। इसमें उद्योग स्तर पर बिना पर्याप्त लागत अंतर के देश विशिष्टीकरण और व्यापार करते हैं। अब देखिए अंतर उद्योग व्यापार की माप के लिए सूत्र है बीजे। बीजे यानी क्या है, जे उद्योग का व्यापार शेष। जे उद्योग यानी इसे हम मान लेते हैं कार उद्योग, हमने कार का एग्जाम्पल लिया, तो कार उद्योग का व्यापार शेष किसके बराबर होगा, तो देखिए निर्यातों का मूल्य और आयातों का मूल्य। ये क्या है, निर्यातों का मूल्य माइनस आयातों का मूल्य। तो देखिए जो कार उद्योग का व्यापार शेष वो क्या होगा, 1 माइनस निर्यातों का मूल्य, कारों के निर्यातों का मूल्य माइनस कारों के आयातों का मूल्य, और बटेव में क्या है, कारों के निर्यातों का मूल्य प्लस कारों के आयातों का मूल्य। तो इससे क्या आएगा, हमारा कार उद्योग का व्यापार शेष आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आएगा उसको हम किससे लिखेंगे, बीजे। अब देखिए बीजे की वैल्यू क्या क्या होगी, तब क्या होगा, इसको हम आगे देखते हैं। तो देखिए अगर बीजे की वैल्यू क्या है हमारे 0, बीजे की वैल्यू क्या है हमारे 0, इसका मतलब क्या है, मतलब व्यापार में या तो केवल निर्यात या आयात शामिल है। बीजे 0 कब आएगा, बीजे 0 कब आएगा, जब या तो XJ 0 होगा या फिर MJ 0 होगा। देखिए या तो XJ 0 होगा या MJ 0 होगा। अब इन दोनों में से कोई भी एक 0 होगा, यानी या तो निर्यातों का मूल्य 0 होगा या आयातों का मूल्य 0। यानी देश में क्या होगा, देश में या तो निर्यात होगा कारों का या केवल आयात होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अंतर उद्योग व्यापार। क्योंकि केवल जैसे कार है, ये देश या तो कारों को केवल निर्यात करेगा या केवल आयात करेगा, दोनों में से एक करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अंतर उद्योग व्यापार ही होगा, अंतर उद्योग व्यापार नहीं होगा। और 0 से अगर बड़ी वैल्यू आई इसकी तो क्या होगा, अंतर उद्योग व्यापार। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अंतर उद्योग व्यापार विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंतर उद्योग व्यापार किस कारण होता है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण होता है, जो मार्केट के आकार पर निर्भर करता है। जब दो देश विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन कर रहे होते हैं तो उनकी मार्केट में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पाई जाती है। तो दोनों देशों के बीच व्यापार होने पर अंतर उद्योग व्यापार होता है। यानी ए देश है, ए देश में ए देश कारों का उत्पादन कर रहा है, तो ए देश में खुद के लिए क्या होगी, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, और बी देश में भी बी देश के उत्पादकों के लिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यापार होगा उसको क्या कहेंगे, अंतर उद्योग व्यापार कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए पारंपरिक व्यापार सिद्धांतों की झलक। अब देखिए ये जो सारे सिद्धांत है ये सब हम पढ़ चुके हैं। निरपेक्ष लागत सिद्धांत, सापेक्ष, हेक्सर-ओलिन थ्योरी, उत्पादन साधन कीमत सामान्यीकरण सिद्धांत, लियोनटिफ विरोधाभास, स्टोपलेस-एमुल्सन, रिबजेंस्की थ्योरम, सारे हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे क्या है, पारंपरिक व्यापार सिद्धांत है। अब देखिए ये जो सारे पारंपरिक सिद्धांत है, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और दोनों देशों में समान रुचियों की मान्यता, प्राथमिकताओं का अनुमान जो कि क्या है, अवास्तविक है, इसलिए वैकल्पिक व्यापार सिद्धांत अधिक यथार्थवादी मान्यताओं पर विचार करते हुए उभरे। अब देखिए ये सारे सिद्धांत इन मान्यताओं पर आधारित है। ये जो क्या है पारंपरिक सिद्धांत, तो ये सारे सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, समान रुचियाँ, इन सभी मान्यताओं पर आधारित है। तो इसलिए जो वैकल्पिक व्यापार सिद्धांत जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इनकी तुलना में क्या होंगे, अधिक यथार्थवादी होंगे। अब देखते हैं हम वैकल्पिक व्यापार सिद्धांत कौन से हैं। तो देखिए वैकल्पिक व्यापार सिद्धांत में क्या है, उत्पाद चक्र सिद्धांत यानी प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। क्या है, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी कब आया, 1961-66। ये क्रोनोलॉजी याद करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उत्पाद चक्र सिद्धांत कब आया, 1961-66। पोजनर और वर्नन ने दिया। दूसरा हमारा सिद्धांत है डायनेमिक तुलनात्मक लाभ सिद्धांत।
जो कि किसने दिया, रॉजर डब्ल्यू क्लियन। कब दिया, 1973 में। तीसरा है लिएंडर का ओवरलैपिंग डिमांड सिद्धांत, ये कब आया, 1961 में स्टेफन लिंडर ने दिया। चौथा हमारा सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण मॉडल, ग्रेविटी मॉडल, जो कि किसने दिया, जॉन टीनबर्जन ने। किसने दिया, जॉन टीनबर्जन ने। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है गुरुत्वाकर्षण मॉडल में। और पैमाने की अर्थव्यवस्था है, जो कि किसने दिया, पॉल क्रूगमैन। इसको हम न्यू ट्रेड थ्योरी भी कहते हैं। क्या है, न्यू ट्रेड थ्योरी। इस सिद्धांत से भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं उत्पाद चक्र सिद्धांत। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं उत्पाद चक्र सिद्धांत, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। क्या है, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी कब आया, 1961-66, पोजनर और वर्नन ने दिया। यह सिद्धांत उत्पादन के कई कारकों के महत्व को दर्शाता है। यानी इसमें केवल 1 या 2 नहीं, उत्पादन के कितने कारक लिए गए, उत्पादन के 2 से भी अधिक, 2 से भी अधिक। हमने अभी तक जितने भी सिद्धांत पढ़े उसमें उत्पादन के केवल 1 या 2 कारक लिए, इसमें उत्पादन के कई कारकों के महत्व को दर्शाया गया है। अब देखिए, इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो दीर्घकालिक पैटर्न, कौन से दीर्घकालिक, ये दीर्घकालिक मॉडल है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालिक पैटर्न नवाचार और उसके अनुवर्ती प्रसार से प्रभावित होते हैं। जो दीर्घकालिक पैटर्न है वो किससे, नवाचार यानी नई वस्तु का उत्पादन, और नई वस्तु का उत्पादन होता है सबसे पहले, और उसके बाद उस वस्तु का क्या होता है, प्रसार, यानी बड़ी मात्रा में बड़े स्तर पर धीरे धीरे उत्पादन होता है। तो इस प्रकार नई वस्तु के उत्पादन और उसके प्रसार से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालिक पैटर्न प्रभावित होते हैं। तो देखिए, ये किस प्रकार होते हैं, इसको विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, नवाचार होता है। तो नवाचार से क्या होता है कि जैसे ए देश है, ए देश के बाजार में नवाचार से एक नया प्रोडक्ट पेश किया जाता है। जैसे एक्स वस्तु, जो कि पहले अस्तित्व में नहीं थी, तो एक्स वस्तु के उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले क्या होगा, घरेलू बाजार में नवोन्मेष हुआ, तो एक्स वस्तु का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो एक्स वस्तु की मांग सबसे पहले कहाँ पर है, ए देश में ही है। तो ए देश में प्रसार हो रहा है एक्स वस्तु का। इसके बाद क्या है, धीरे धीरे बड़ी मात्रा में उत्पादन प्रारंभ हो गया, तो क्या होगा, निर्यात शुरू होगा। क्या होगा, अगर देखिए, सबसे पहले उत्पादन प्रारंभ हुआ, जैसे 50 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, तो ए देश खुद उपभोग कर रहा है। अब धीरे धीरे प्रसार हो रहा है, तो 100 इकाइयों का उत्पादन प्रारंभ हो गया, तो 50 इकाइयों का क्या होगा, एक्सपोर्ट यानी निर्यात होगा। अब देखिए, फिर क्या होगा, प्रसार, निर्यात होगा, निर्यात के बाद क्या होगा, प्रसार, यानी जैसे ए देश और बी देश। ए देश सबसे पहले एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा, पहले खुद उपभोग करेगा, फिर बड़ी मात्रा में उत्पादन करके बी देश को क्या करेगा, निर्यात। और यहाँ पर तीसरी अवस्था में क्या है, प्रसार, यानी जो बी देश है, बी देश एक्स वस्तु के उत्पादन की क्या करेगा, नकल, यानी एक्स वस्तु के उत्पादन की प्रैक्टिस करेगा। तो देखिए, अब ये प्रारंभ में नकल करेगा, तो इसकी लागत क्या आएगी, लागत अधिक आएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, तकनीकी अंतर कम होगा। यानी प्रारंभ में लागत अधिक आएगी और धीरे धीरे लागत क्या होगी, घटती जाएगी। चौथे चरण में क्या होगा, तीसरे चरण में उत्पादन प्रारंभ किया, नकल प्रारंभ की तीसरे चरण में, और चौथे चरण में क्या है, तकनीकी अंतर क्या हो गया, कम हो गया, यानी इसकी लागत धीरे धीरे कम हो गई। तो इस प्रकार जो हमारा ये देश है, इसका लाभ क्या हो गया, तुलनात्मक लाभ इसका कम हो गया। और पांचवें चरण में क्या होगा, इसकी लागत बिल्कुल ही कम हो गई, और इसकी तुलना में भी इसकी लागत क्या हो गई, कम। जैसे एक्स की एक इकाई की लागत ए देश में जैसे 10 रुपये है, और यहाँ पर एक्स की एक इकाई की लागत अब क्या होगी, 5 रुपये। तो पांचवें चरण में होता है ये। तो क्या करेगा, अब भी देश जो कि पहले क्या कर रहा था, आयात कर रहा था, अब क्या करेगा, निर्यात करने लग जाएगा। तो ये है हमारा उत्पाद चक्र सिद्धांत। अब हम व्यापार के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को समझते हैं।
ग्रेविटी थ्योरी को हम समझते हैं। तो ये कब आया? 1962 में। किसने दिया? जॉन टीनबर्जन। इन्होंने ये व्यापार का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, इस सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को व्यापार निर्धारण कार्य के रूप में उपयोग किया गया। व्यापार निर्धारण कार्य के रूप में किससे उपयोग किया गया? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखिए, इसके अनुसार द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह जो 2 देश है ए और बी, तो दोनों देशों में क्या होता है? दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह होता है। तो देखिए, द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह आर्थिक आकार, पहली चीज क्या है? आर्थिक आकार, और दूसरी चीज क्या है? दोनों देशों के मध्य दूरी पर आधारित है। देखिए, इसके अनुसार द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह आर्थिक आकार और 2 देशों के मध्य दूरी पर आधारित है। एक तो है आर्थिक आकार और दूसरा है दोनों देशों के मध्य दूरी। इन दोनों पर व्यापार प्रवाह निर्भर करता है। अब देखिए, इसका सूत्र क्या है? द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह, यानी ए और बी 2 देश है, तो दोनों देशों के बीच व्यापार जो होगा वह किस पर निर्भर करेगा? तो देखिए, सबसे पहले लिया गया है जी, जो कि क्या है? एक स्थिरांक है। क्या है? एक स्थिरांक। फिर लिया गया है ए देश की जीडीपी, ए देश की जीडीपी, और इनटू क्या है? बी देश की जीडीपी, और बटे में क्या लिया गया है? ए व बी के बीच दूरी। अब देखिए, द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह यानी दोनों देशों के बीच जो व्यापार होगा वह किस पर निर्भर करेगा? तो देखिए, दोनों देशों के बीच जो दूरी है वह क्या है? भाग में है। यानी दोनों देशों के बीच अगर दूरी अधिक होगी तो व्यापार क्या होगा? कम होगा। दोनों देशों के बीच अगर दूरी अधिक होगी तो व्यापार क्या होगा? कम होगा। और जीडीपी से क्या है? धनात्मक रूप से संबंधित। अगर जीडीपी अधिक होगी दोनों देशों की तो क्या होगा? व्यापार अधिक होगा। लेकिन दूरी अधिक होगी तो व्यापार कम होगा। देखिए, ये हमने सूत्र लिखा, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर समझा दिया, आपको याद रखना है कि FIJ ये क्या है? द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह है। ये जी क्या है? जी एक स्थिरांक है। और MI ये क्या है? है प्रत्येक देश का आर्थिक घनत्व, इसको हम जीडीपी में मापते हैं। यानी ये MI यानी पहले देश का जीडीपी है और ये MJ दूसरे देश का जीडीपी, और D ये क्या है? DIJ यानी दोनों देशों के बीच दूरी है ये। अब देखिए, इसलिए 2 देशों के बीच दूरी जितनी कम होगी उसके बीच व्यापार उतना ही अधिक होगी। यानी दोनों देशों के बीच दूरी कम होगी तो व्यापार अधिक होगा, क्योंकि दूरी यहाँ पर क्या है? भाग में। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत के अनुसार समान आय स्तर वाले देश आपस में अधिक व्यापार करते हैं, क्योंकि उनका मांग पैटर्न भी क्या होता है? समान होता है। यानी ए और बी ये 2 देश है। तो अब देखिए, इनकी जीडीपी, दोनों देशों की जीडीपी जितनी समान होगी, यानी जैसे इसकी जीडीपी जैसे 100 है और इसकी जीडीपी भी माना कि 100 के आसपास ही है, तो इन दोनों देशों के बीच, जैसे यहाँ पर सी देश है, यहाँ पर इसकी जीडीपी है 50 के बराबर, तो ए और बी अधिक व्यापार करेंगे सी की तुलना में। जैसे ए और सी ये सारे आपस में व्यापार करते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या है? व्यापार अधिक होगा, क्योंकि इनकी जीडीपी क्या है? अधिक समान है, और इसलिए इनका मांग पैटर्न भी क्या होगा? लगभग समान होगा। और ये जो सिद्धांत है HO थ्योरी यानी हेक्सर-ओलिन थ्योरी की व्यापारिकता पर क्या करता है? संदेह करता है। अब हम समझते हैं लिंडर का ओवरलैपिंग डिमांड सिद्धांत, जो कि कब आया? 1961 में। किसने दिया? स्टेफन लिंडर ने। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखनी है हमें कि जो लिंडर का सिद्धांत है उससे क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग डिमांड सिद्धांत। और ये कब आया? 1961 में। ये सन हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है।
अब देखिए, स्टेफन बी लिंडर ने मांग ढांचे के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न को समझाने का प्रयास किया। स्टेफन बी लिंडर ने मांग ढांचे के आधार पर, किसके आधार पर? मांग ढांचे के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न को समझाने का प्रयास किया, यानी मांग के स्वरूप के आधार पर कि जैसे ए और बी, तो ए देश में वस्तुओं की मांग किस प्रकार की है और बी देश में वस्तुओं की मांग किस प्रकार की है, इसी आधार पर दोनों देशों के बीच क्या होगा? व्यापार होगा। अब देखिए, लिंडर का जो मॉडल कब आया? 1961 में। अब देखिए, किसी भी निर्मित वस्तुओं का तब तक निर्यात नहीं किया जाता है जब तक कि उस वस्तु की घरेलू बाजार में ना हो। जैसे ये है ए देश और ये है बी देश, तो ये ए देश किसी भी वस्तु का निर्यात बी देश को कब करेगा? जब उस वस्तु का ए देश के मार्केट में क्या हो? उस वस्तु की मांग हो। जैसे कोई वस्तु है, जैसे कपड़ा, तो ए देश क्या है? पहले तो ए देश का जो बाजार है, इस देश में क्या है? इस देश में कपड़े की मांग है, तो कपड़े की मांग है तो ये ए देश कपड़े का उत्पादन करेगा और धीरे धीरे उसका बड़ी मात्रा पर उत्पादन करेगा और फिर उसको बी देश को निर्यात करेगा। और ये भी किस स्थिति में पॉसिबल है? जब कपड़े की मांग बी देश में भी हो। तो इसमें क्या देखिए, किसी भी निर्मित वस्तुओं का तब तक निर्यात नहीं किया जाता है जब तक कि उस वस्तु की मांग घरेलू बाजार में ना हो। यानी कपड़े का निर्यात एक कब करेगा? जब ए देश में पहले तो कपड़े की मांग है तो इसको उसकी पूर्ति करेगा, फिर उसका बड़ी मात्रा पर उत्पादन करके उसको बी देश को निर्यात करेगा। अब देखिए, किसी भी वस्तु का निर्माण घरेलू बाजार को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। यानी ए देश है, ए देश किसका निर्माण कर रहा है? कपड़े का। तो कपड़े का निर्माण ए देश अपने घरेलू बाजार को ध्यान में रखकर ही करेगा और धीरे धीरे उस वस्तु को निर्यात किया जाता है। अब देखिए, लिंडर के अनुसार देशों के आय का स्तर अगर समान होगा तो उन देशों में मांग का स्वरूप भी समान होगा और व्यापार की प्रवृत्ति भी समान होगी। जैसे ए, बी और सी। अब जैसे ए देश की जो जीडीपी है ये मान लेते हैं हम 100 रुपये, बी देश की जीडीपी भी 100 के आसपास, जैसे 99, 101 या कुल मिला के 100 के आसपास है, तो इसको मान लेते हैं हम 101। और सी देश की जीडीपी हम मान लेते हैं 50। तो देखिए, यहाँ पर ए और बी ये दो देश है, इनकी जो मांग का, इनकी जो जीडीपी क्या है? लगभग समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ए और बी देशों में क्या होगा? दोनों देशों में मांग का स्वरूप भी दोनों देशों में लगभग समान होगा, क्योंकि इनकी जीडीपी क्या है? समान। ऐसा मानना है लिंडर का। जबकि सी देश की जीडीपी क्या है? कम है। तो इस वजह से क्या होगा? इसी देश का मांग का स्वरूप भी ए और बी की तुलना में अलग होगा। तो क्या होगा? ए और बी के बीच में अधिक व्यापार होगा और ए का सी के साथ और बी का सी के साथ व्यापार क्या होगा? कम होगा। क्योंकि अब देखिए, लिंडर के अनुसार देशों के आय का स्तर अगर समान होगा तो उन देशों की मांग का स्वरूप भी समान होगा और व्यापार की प्रवृत्ति भी समान होगी। यानी इन दोनों देशों ए और बी में क्या है? जीडीपी समान है, तो इन दोनों देशों के बीच व्यापार बड़ी मात्रा में होगा, जबकि सी से कम मात्रा में होगा। अब देखिए, अब हम इस सिद्धांत की मान्यताएं देख लेते हैं। मान्यताएं यानी अजम्पशंस। तो देखिए, एक देश का व्यापार ऐसी वस्तुओं तक सीमित है जिनकी घरेलू मांग है। जैसे ये हमारा ए देश, ये जैसे एक्स वस्तु का, वाई वस्तु का और जेड वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो या ए देश है उत्पादन नहीं कर रहा है। ए देश में क्या है? एक्स की मांग है, वाई की मांग है और जेड की मांग है। तो ये ए देश है एक्स वाई जेड का ही व्यापार करेगा। जैसे यहाँ पर हमारा बी देश है, इसके पास है एक्स वाई जेड ए बी, ये सारी वस्तुएं हैं। तो देखिए, हमारा ए देश एक्स वाई जेड का व्यापार करेगा क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड की मांग है। और हमारा बी देश है, ये एक्स वाई जेड ए और बी इन सभी वस्तुओं का व्यापार करेगा क्योंकि इसमें इन सभी वस्तुओं की मांग है। अब देखिए, माना कि ए देश में एक्स वस्तु का उत्पादन होता है तो ये एक्स का क्या करेगा? उत्पादन करेगा और इसको निर्यात। और वाई जेड का नहीं हो पा रहा है, या वाई जेड वस्तु का उत्पादन ए देश नहीं कर पा रहा है, तो इन दोनों वस्तुओं को क्या करेगा?
आयात करेगा। और हमारा जो बी देश है XYZ का व्यापार किससे करेगा, ए देश से करेगा। और जैसे ये ए बी वस्तु है तो ये किसी अन्य देश के साथ इनका व्यापार करेगा। तो देखिए, एक देश का व्यापार ऐसी वस्तुओं तक सीमित है जिनकी घरेलू मांग है, यानी इनकी घरेलू मांग है XYZ की, तो ए देश XYZ का ही व्यापार करेगा। अब देखिए, दोनों देशों के बीच व्यापार ऐसी वस्तुओं तक सीमित है जिनकी मांग दोनों देशों में पाई जाती है, जैसे ए और बी। और यहाँ पर हम मान लेते हैं सी देश। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, X, Y और Z की मांग है, और यहाँ पर बी देश में X, Y, Z, A, B इनकी मांग है। तो ए और बी देश क्या है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं ए और बी इन वस्तुओं की मांग है। तो देखिए, हमारा ए और बी के व्यापार व्यापार किसका होगा, XYZ वस्तु का। और हमारे बी और सी के बीच ए और बी वस्तु के, हमारे बी और सी देश के बीच X और Y, ए और बी वस्तु का व्यापार होगा। यानी दोनों देशों के बीच व्यापार ऐसी वस्तुओं तक सीमित है जिनके लिए मांग दोनों देशों में पाई जाती है। जिन वस्तुओं के लिए घरेलू मांग पाई जाती है वह प्रति व्यक्ति आय द्वारा निर्धारित होती है। अब देखिए, जिन वस्तुओं के लिए क्या होगी, घरेलू मांग पाई जाती है वह प्रति व्यक्ति आय द्वारा निर्धारित होती है। जैसे ए देश है, ए देश XYZ की घरेलू मांग करता है, तो इनकी घरेलू मांग कितनी अधिक होगी, ये किस पर निर्भर करेगी, ए देश की प्रति व्यक्ति आय पर। किस पर, प्रति व्यक्ति आय पर। दोनों देशों के बीच संभावित व्यापार समान आय स्तरों पर निर्भर करता है। ये हमने पिछले पेज पर भी पढ़ा कि जो दोनों देश है, दोनों देशों के बीच, दोनों देशों की आय का स्तर अगर समान है तो उनके बीच अधिक व्यापार होगा। अब देखिए, लिंडर विनिर्मित वस्तुओं और प्राथमिक वस्तुओं में भेद करता है। यानी विनिर्मित वस्तुएं जो किस में आती है, द्वितीय क्षेत्र में, और प्राथमिक वस्तुएं जैसे कृषि उत्पाद है, तो इन दोनों वस्तुओं में क्या करता है, अंतर करता है। तो उनके अनुसार क्या है, जो हमारी प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका व्यापार किस पर निर्भर करता है, उनका व्यापार सापेक्षिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जो हमारी क्या है, प्राथमिक वस्तुएं, उनका व्यापार किस पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधनों पर। प्राथमिक वस्तुओं का व्यापार प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। और दूसरी हमारी क्या है, विनिर्मित वस्तुएं, जैसे कपड़ा, घड़ी आदि ऐसी जो वस्तुएं हैं, इनका व्यापार कुछ जटिल कारकों पर, कॉम्प्लेक्स कारकों पर निर्भर करता है, जैसे तकनीकी श्रेष्ठता, प्रबंधकीय कुशलता, पैमाने की मितव्ययता, पूंजी और कुशल श्रम की उपलब्धता। ये चारों कारक हैं जिन पर विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट ये चारों याद रखने हैं कि विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार किस पर निर्भर करता है, तो तकनीकी श्रेष्ठता, प्रबंधकीय कुशलता, पैमाने की मितव्ययता, पूंजी और श्रम की पूंजी और कुशल श्रम की उपलब्धता। तो यहाँ पर देखिए, ये चारों पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए व्यापार क्या है, व्यापार के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि जिस वस्तु का व्यापार होगा उस वस्तु की क्या होनी चाहिए, घरेलू मांग। जिस वस्तु का व्यापार होगा उसकी क्या होनी चाहिए, घरेलू मांग। सबसे इम्पोर्टेंट ये चारों मान्यताएं याद कर लीजिए, और ये चारों पॉइंट ये याद कर लीजिए। लिंडर के मॉडल में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा लिंडर का मॉडल कंप्लीट हुआ।